जय हिंद। मैं अनिल दुबे आजाद। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। चुनावी सरगर्मियों को लेते हुए ये चुनाव आखिरी चरण में पहुंचा हुआ है। ये 7वां चरण का चुनाव है और आज यहाँ चुनाव प्रचार खत्म होने जा रहा है। हम लोग लोकसभा की सीट 17वीं पर हैं, घोसी पर, और ये मऊ की विधानसभा सीट है 356 पर है। और जो यहाँ बुनकर की समस्याएं काफ़ी दिनों से आती रहती हैं। हम लोग इस बाजार में आए हैं या आदिल होटल के नाम से, जिन बाजार के अंदर घुसे हुए हैं। तो यहाँ पर एक हमारे बुनकर के जिम्मेदार आदमी मिले हैं। अब उनसे रूबरू होते हैं, उनसे पूछते हैं कि समस्या क्या है। आप बताइए अपना परिचय। जी, मैं इकबाल अहमद अंसारी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बुनकर वाले। एक चीज आप बताइए, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और बड़े बड़े नेता आए होंगे, आपसे वादे भी किए होंगे। चुनाव जब आता है तो ऐसे वादे होते हैं। तो क्या कुछ नेताओं ने आपकी बात सुनी कि नहीं बात सुनी? देखिए, हम लोगों ने मऊ से लेकर लखनऊ तक, दिल्ली की सरजमी तक हम लोगों ने तमाम धरना, प्रदर्शन, आंदोलन किए। मौजूदा सत्ता के जो कैबिनेट मंत्री हैं शर्मा जी, इनसे मिले। दानिश आज़ाद साहब से लखनऊ की सरजमी पे 2-2 दफ़े जाके मिले, लेकिन केवल वादे ही वादे रहे। और जिस तरीके से तमसा नदी के छोर पे, उसके तट पे बुनकर समाज बसा हुआ है, गाजीपुर से लेकर के मुबारकपुर से लेकर के तमाम फैजाबाद, अम्बेडकर नगर तक होते हुए जिस तरीके से तमसा नदी लुप्त हो रही है, इसी तरीके से तट पे रहने वाला बुनकर समाज भी धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। एक चीज आप बताइए, आपने ये परिस्थिति इस तरह बताइए कि शर्मा से आप मुलाकात किए, जो विद्युत विभाग के मंत्री हैं कैबिनेट में, उन्होंने आपके लिए कुछ किया नहीं? भाई, 72 रुपया जो रेट था, तो एक बिजली का बुनकरों का पासबुक का पैसा जमा करना रोक दिया गया था। बड़ा परेशान थे। उधर चेकिंग अभियान लोड बढ़ता जा रहा था, ऊपर तरह तरह की परेशानियां। तो हम लोगों ने जाके शर्मा जी से मिले और मिल करके उनको पत्र दिया गया। शर्मा जी ने कहा ठीक है, हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे और सरकार से कहेंगे कि बुनकरों का मसला जो है हल हो जाए। तो जैसे तैसे लड़ाई भिड़ाई पूरे प्रदेश के तमाम बुनकर तंजीम के लोगों ने और आवाम का सहयोग रहा, तो सरकार ने 2023 तक 72 रुपया को उन्होंने करते हुए, पूर्व की भांति जो रेट था, उसके बाद ऐसा ले करके झाला की मकड़ी का झाला की तरह झुरा के बुनकरों को रख दिया गया है। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। समझे में नहीं बुनकर समाज करे तो क्या करे, जबकि आधे हाथ से मोटर से लूम चलता है, ये हैंडलूम की परिधि में आता है। जबकि जहां पे आप हैं, हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, यहीं पे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको मैनचेस्टर की नगरी से खिताब किया था। और आप पत्रकार साथी, आप बताइए, जिस तरीके से तमसा नदी लुप्त हो रही है, बुनकरी भी हस्तकला है। तमाम बुनकरी का काम करने वाले लोगों के अंगूठे तक ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों ने त्रास दे काट दिए थे, लेकिन यहाँ की आवाम, उनका जज्बा था कि इस हुनर को उन्होंने जिंदा रखा। उसके बावजूद इस मैनचेस्टर की नगरी के बुनकरों की क्या दशा और क्या दिशा है, ये आप भली भांति अवगत हैं मीडिया के साथ। ये कोई ढकी छिपी बात नहीं है। बुनकर हाल बदहाल है। जो भी सरकार की योजनाएं हैं केवल कागज पे सीमित है। आम बुनकरों का इससे कोई लेना देना नहीं है। एक सिंगल बुनकर बता दे, या कोई बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग जो कारपोरेट जगत से लोग हिस्सेदारी नातेदारी रखते होंगे, देसी विदेशी, ऐसे लोग केवल लाभान्वित होंगे। आम बुनकरों को तो एकदम किसी तरीके का सरकार से कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक बात ये बताइए, यहाँ की बनी हुई हाथ की साड़ियाँ पूरी दुनिया में चलती है, इसका बड़ा नाम होता है और अच्छे कीमतों में बिकती है। तो क्या जो यहाँ बनाने वाले होते हैं बेचारे कारीगर, क्या उनको अच्छी कीमतें नहीं मिल पाती क्या? भाई, ये देखिए, ये वीवर्स हैं, बुनकर मजदूर हैं और सरकार की किसी तरह की कोई सब्सिडी नहीं है। आप एक बात बताओ, यहाँ बेटी रोटी का जो ऐसा नाता है, आप देखते चिकित्सा हासिल हो तो ऐसे लिए हम आवाम से भी कहेंगे, नेता आपके पास आते तो अपने मुद्दे उठाइए, अपनी बात कहिए। अरे मुद्दे तो बात आपकी उठाएंगे नेता, लेकिन जब सत्ता पक्ष के रहेगा तब ना आपका काम करेगा। जो विपक्ष होते हैं वो कहते हैं हमारी बात सुनी नहीं जाती, लेकिन आप पक्ष के जो नेता होते हैं, जो सत्ताधारी रहते हैं, वो भी लोग यहाँ वादा किए होंगे। रीता बहुगुना जोशी जी मऊ में आई थी,
और मैंने उनको अपने हाथ से वहां पे पत्र दिया था। मऊ में जो इस समय नुपुर अग्रवाल जो जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की, वो जिला अध्यक्ष नहीं थी। उसके बावजूद हमने वहां कहा, रीता जी ये तो बड़ी खुशी की बात है कि एक दशक से ज्यादा बाद मुलाकात हो रही है। जब आप कांग्रेस पार्टी में थी तो असेंबली सामने धरने बैठी थी, एक तरफ हम भी धरने में बैठे थे। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे याद है। मैं कहा ठीक है, आप सत्ताधारी पार्टी सांसद है, तो मैं इस उम्मीद के साथ आपको ये पत्र दे रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आप ये पत्र दे दीजिएगा, जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से आप सांसद हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, साल भर से ज्यादा हो गया, तो अब कौन सा व्यवस्था हम लोगों ने सत्ताधारी नेताओं को पकड़े, विपक्ष के नेताओं को पकड़े। लेकिन जो आपका पत्र दिया हुआ है जी कहाँ रख दिया, कोई देख नहीं रहा है। अब कोई देख नहीं रहा उन्होंने क्या किया क्या नहीं। तो आखिर जब आप लोग का पत्र कोई देखेगा नहीं, तो अभी तो वोट का चोट मारिए आप लोग, ताकि इस पर फैसला मिलने वाला है। अब तो आवाम के हाथ में है, जो भाई 15 लाख आवाम है, लेकिन आप एक पदाधिकारी, आपके पक्ष में तो बहुत से लोग वोट गिरने वाले हैं। एकदम समाज आपके साथ होगा, आप लोगों ने तो निर्णय लिया होगा, क्योंकि आज आखिरी दिन चल रहा है, 5 बजे तक चुनाव खत्म हो जाए, सरगर्मियां खत्म हो जाएगी, और कब चुनाव शांत प्रचार नहीं होने वाला। भाई एक दफे की बात है कि जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी लगी थी, उस समय हमारे सांसद थे बालकृष्ण चौहान जी। उन्होंने संसद में ये बात रखी थी, हिंदुस्तान किसी नेता ने नहीं रखी थी, वो मेरे पार्टी के नहीं है, लेकिन बालकृष्ण चौहान ने इतनी खूबसूरती से पार्लियामेंट में बात रखी कि जिस तरीके से कुम्हार समाज के लोग जो भरका बनाते हैं, उधर तमाम तरीके के लोग बनाते हैं, उसमें वो छोटा सा मोटर लगा लिए है श्रीमंत, तो वह पहले हाथ से घुमाते थे, छोटा सा मोटर लगा लिए, थोड़ा उनकी जिंदगी बेहतरी आई है। उसी तरीके से बुनकर समाज भी आधे हाथ से पावर का मोटर लगा करके थोड़ा जिंदगी में बेहतरी आए। तो ये बालकृष्ण चौहान तो संसद में बुनकरों की बात रखे थे, तब सरकार ने विचार किया, तमाम जो है एक्ट खंगाले, और तब जाकर के उससे एक्साइज ड्यूटी से उनको राहत मिली, और भी इस वक्त मैदान में आज हमारे साथ में थे, हम लोग मऊ में हैं। और एक बात हम प्रश्न पूछना चाहेंगे कि जो आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो बुनकर समाज पूरे विश्व को कपड़ा पहना रहा है, वो खुद नंगे रह रहा है, आखिर इसका मतलब कारण क्या है और इसकी जवाबदेही किसके पास है और क्यों? आखिर ये सरकार की जो है आवाम विरोधी पॉलिसी का नतीजा है। वह सरकार किसी दल की रही हो, मैंने कहा ना कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको मैनचेस्टर की नगरी से खिताब किया था, लेकिन कम से कम उस कारवां को आगे बढ़ाना चाहिए। बुनकर तो यही कह रहा है, सरकार से कोई कर्ज थोड़े मांग रहा है, बुनकर कर हमको जीने खाने दो, और कम से कम एक आदमी को नौकरी देंगे तो कम से कम 30-35 हजार रुपया महीना देंगे, तो सब्सिडी के रूप में बुनकरों को सस्ती बिजली ही दो, और बुनकर अपना जी खा ले रहा है, समाज की मुख्य धारा से जुड़ेगा, और बुनकरों के तैयार माल की सरकार मंडी मुहैया करा दे। जिस तरीके किसानों का माल खरीदती है, बुनकरों को तैयार माल की मंडी मुहैया करा दे। और सरकार से बहुत कुछ नहीं बुनकर समाज मांगता, न सरकार पे बहुत निर्भर है, सरकार से बस आसान है कि सरकार इनको जो है तैयार माल की जो है मंडी दे दे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम प्रति यूनिट राशन दे रहे हैं, इसलिए लोग भूखे नहीं मर रहे हैं। 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे हैं। आपने कहा कि एक टाइम भोजन कर रहे हैं बुनकर, एक टाइम नहीं कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बता दीजिए कि जो गैस सिलेंडर 400-500 रुपए का था, 1200 रुपए का हो गया। कड़ुआ तेल जो 80-90 रुपया लीटर का था, 200 रुपया लीटर हो गया। आप 5 किलो राशन थमा दे रहे हैं। अरे ये तो योजना जो है तो कांग्रेस पार्टी लाई थी, खाद्य सुरक्षा बिल वाला। क्यों 100 कुछ रुपए से मनरेगा की मजदूरी जो थी 230 रुपए हो गई, तो सरकार ने नहीं बढ़ाया मजदूरी? या शहर में हम हैं, या शहर में कहाँ मनरेगा है? हमने तो ये भी मांगी थी कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी नौजवानों को भी मनरेगा की स्तर पे रोजगार का अवसर मुहैया कराए, मनरेगा में इनको भी जोड़ा जाए, शहरी जो नौजवान है इनको भी जोड़ा जाए। तो हमारे साथ में आज थे ये बुनकर समाज के प्रदेश अध्यक्ष रहे, और आदिल खान के होटल पर हम लोगों ने न्यूज कवरेज किया है। ये विधानसभा 356 मऊ की थी, और इनका ये कहना था, तब सभी लोगों ने वादा किया कि कारवां आगे बढ़ा दें, लेकिन कारवां गुजर गया, गुबार देखते रह गए। लेकिन अब देखता है अगली जो सत्ता आने वाली है, इसमें हो सकता कारवां रुक जाए और गुबार आगे ना बढ़ने जाए, और फिर हम इनसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। और ऐसा होता है कि मजदूर रहते, एक मिसाल दूं कि आप जिस तरीके से गोदा लगाइए दरिया में फेंक दीजिए मछली के लिए, अगर मछली फंस जाती है तो आपकी, वरना अगर गोदा वोदा खत्म हो गया तो वो सब नदी का। उसी तरीके से यहाँ का माल जो जाता है, काफी पैसा डूब जाता है, व्यापारी लेके भाग जाते हैं। जो यहाँ का व्यापारी तबका है, जो गुनाह तनाव करते हैं, वह बेचारे घर चले जाते, फिर वो मजदूर हो जाते हैं।
किसी तरह परिश्रम करके मेहनत मजदूरी करके वो कुछ अगर आगे बढ़ते हैं, सरकार की कोई योजना, ऐसी योजना नहीं जो बुनकरों को लाभ मिले, और ऐसा नहीं कि बुनकरों का पैसा डूब जाए तो उनको मिले। और एक यहाँ ऐसा मामला, हिंदू मुसलमान सभी तबके सभी वर्ग के लोग गाजीपुर से लेकर के तमाम हिस्सा जो जहाँ से तमसा नदी बहते हुए आ रही है, इस छोर पे बुनकर समाज बसा हुआ है। अब मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा मीडिया के माध्यम से कि तमसा नदी एक धरोहर है जिससे समाज के लोग हर तरीके उसे लाभ लेते हैं। तो सरकार तमसा नदी को हरा भरा करते हुए इस छोर पे बसने वाले बुनकरों की जिंदगी में हरा भरा कर दे, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। इसलिए कि अगर बुनकर समाज के हाथ में रोजगार होगा तो उनके बच्चे शिक्षित होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे और हर तरीके की सेवाओं में रहेंगे। तो आप जानते हैं कि जब आदमी काम में रहेगा तो दुनिया की हर तरीके से खुराफात से दूर रहेगा। अब भूखा इंसान जो रहेगा तो अशिक्षित रहेगा और जो न भी करना वो भी कर गुजरेगा। कहने का मतलब आपके कि जितने नेता आए सिर्फ वादे उनको ढांक के तीन ही पात रहेंगे, अब तक आप लोगों को कुछ नहीं मिल पाया। अरे इस तरीके से बरसात की जैसे पहली बारिश होती है ना, तो बारिश होते थे घास में जरा तरह की ऐसी पत्तियां निकल जाती है। सब कहते मैं गुलाब का फूल हूँ, मैं चमेली का हूँ, मैं बेला का हूँ, मैं फला हूँ, तमाम तरीके से पुदीना के बगलिया में जो घास गदीना होती है वो भी पुदीना के अपना दिखाती है। लेकिन वही हाल है नेताओं का, चुनावी वादे तो बहुत करते हैं कागजों में, और देखा जाए चैनलों कुछ में नहीं, बड़े बड़े वादे, कुछ नहीं आता है कि मऊ के बुनकरों के लिए किया गया, कुछ नहीं, उनके लिए किया गया। आज तो नहीं। हम लोग पहली बार इस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, हमारे पत्रकार बंधु साथ में, हमारी पूरी टीम लगी हुई। लेकिन आपने जिस बात को कहा, ये बड़ी हैरत अंगेज बात हम लोग सुन रहे हैं कि क्या ऐसा भी यहाँ ऐसे लोग बेचारे हैं जो मेहनत करते हैं, उनकी मजदूरी नहीं मिल रही। अरे चलिए मैं बुनकरों का घर दिखा दूं, कैसे वो एक बेला खाना खाता है, भूखा रहता है, नंगा तंगा रहता है। 2 शिफ्टों में लोग रहते हैं। अगर 2 भाई हैं, एक लूम है, एक ही लूम है, कितनों मेहनत कर देंगे, 250-300 से ज्यादा का कमाई नहीं कर सकते, मर जाएंगे नहीं कर सकते। और 2 भाई रहते हैं, पूरा परिवार है, 7-7, 8-8 मनरेगा मजदूर हुए, दिहाड़ी मजदूर हुए। दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा, आप उसको शेयर कर लीजिए 200 रुपए में, 8 जगह शेयर कर लीजिए, 24 घंटे में एक बीबर से एक मजदूर की क्या कमाई है, बस किसी तरह जी खा रहा है। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे मीडिया के साथियों के माध्यम से कि आप बुनकरों के प्रति कोई ऐसी व्यवस्था करें कि कम से कम समाज की मुख्य धारा से जुड़ के चलें। सरकार अगर किसी को नौकरी देती है तो कितनों कम देगी, 30-40 हजार रुपया उनको महीना देगी। तो एक सब्सिडी के रूप में बुनकरों को 72 रुपया बिजली मिल रही थी, वो भी सरकार ने छीन अच्छा, लिया। एक चीज आप बताइए, आप एक जिम्मेदार आदमी हैं, जी, पदाधिकारी हैं बुनकर समाज के। जी, तो अभी तो चुनावी माहौल चला, या आखिरी चरण चला, आज नेताओं की सरगर्मियां तो लगी हुई, इस माहौल पर आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई यही माहौल पे कहना चाहूंगा, तमाम लोग लालीपाप दिखाते हुए आ रहे हैं, खाली झुंझुना बजाते हुए, डफली बजाते हुए, मेरी हारमोनिया बहुत बढ़िया है। तो मैं यहाँ के नेताओं से भी कहूँगा, आप झुंझुना की बात न करें, आप सामाजिक स्तर सीधे रास्ते बताइए कि जो आपके जो बुनकर बेचारे हैं किस राह पर जाने के प्रयास पे आइए, इस बात पर आइए, झुंझुने में मत आइए। जी, मैं इस रास्ते पे आ रहा हूँ कि तमाम यहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं, जो जिस दल में है, वो अपने नेताओं से कहें, जितने दल हैं, जितने चुनाव लड़ रहे हैं, मैं यहाँ के आवाम से कहूंगा कि अपने नेताओं पे दबाव डालें, और जहाँ के जो चुनाव लड़ने वाले लोग उन पे दबाव डालें कि अब सदन में अगर आप जाते हैं तो हमारी बात को कितनी मजबूती से सदन में रखने का काम करिएगा। तो वह केवल जो है उनके आगे पीछे न घूमते हुए अपने समाज कि फलाह बहबूद के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, आने वाले उन कल के मुस्तकबिल के लिए कि आपका बच्चा जो है कम से कम शिक्षा हासिल करे,